नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आपका शिक्षक आज आपके सामने 5E लर्निंग मॉडल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हम सभी जानते हैं कि 5E लर्निंग मॉडल एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड लर्निंग मॉडल है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि बच्चे अपना ज्ञान खुद ही बनाते हैं। एक टीचर का काम एक फैसिलिटेटर की तरह होता है जो कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि बच्चे अपने से ही जो भी उनका पढ़ने का विषय है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, खुद ही वो डेवलप करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सही तरीके से लागू करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है 5E लर्निंग मॉडल। चलिए इस मॉडल को समझते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये 5E लर्निंग मॉडल का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम 5E लर्निंग मॉडल के फॉर्मेट को समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम ये सीखेंगे कि कैसे 5E मॉडल को तैयार किया जाता है और उसे लिखने के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, उसके बाद क्लास लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर पीरियड लिखते हैं। फिर आप जो भी सब्जेक्ट का यूनिट पढ़ा रहे हैं उसे यहाँ पे लिखना होता है। फिर उसके नीचे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट रहेगा, जिसके ऊपर मैंने ये 5E लर्निंग मॉडल तैयार किया है, वो फिज़िक्स है। और जो टॉपिक रहेगा वो है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग पॉइंट्स लिखते हैं। इस पॉइंट में हम उन चीज़ों को मेंशन करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे इन कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम चाहते हैं बच्चे समझे वो है मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। उसके बाद हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्टिव जो एक टीचर अचीव करना चाहता है क्लास के ख़त्म होने के बाद। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लिखने का तरीका है कि हम उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा स्टूडेंट्स लर्न टू कंट्रोल द लाउडनेस ऑफ साउंड। इसके बाद हम प्री रिक्विजिट नॉलेज की बात करते हैं, मतलब वो नॉलेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में हो, जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं उनके पास ये नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये नॉलेज हम बहुत मिनिमम रखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है एटलीस्ट एक्सपीरियंस्ड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग सारे बच्चों के अंदर ये एक्सपीरियंस तो रहता ही है कि वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। उसके बाद हम लिखते हैं लर्निंग रिसोर्सेस। लर्निंग रिसोर्सेस का मतलब होता है कि हमें उन चीज़ों को यहाँ मेंशन करना है जो हम क्लास में जब पढ़ा रहे होंगे तो उसकी हेल्प ले रहे होंगे। ये कुछ भी हो सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लगता है, जो कि कॉमन नहीं होता है क्लासेस में, जो कि उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जो है आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मेटल का प्लेट हो गया, गिटार हो गया, रबर बैंड, ट्यूनिंग फॉर्क या फिर हैमर। तो इन चीज़ों को जो है हमें इस्तेमाल करके क्लास में पढ़ाना होता है। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, जैसे कि हमें
एक ब्लैक बोर्ड भी चाहिए, हमें पेन भी चाहिए, चौक भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। इन चीज़ों को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमें इस क्लास को पढ़ाने में इस्तेमाल करनी ज़रूरी पड़ती है। उसके बाद हमारा स्टेप है प्रोसेस स्किल्स। प्रोसेस स्किल्स का मतलब है कि हमें यहाँ पे उन स्किल्स को मेंशन करना है जो कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए, या फिर बच्चों के अंदर हमें उन स्किल्स को डालना है। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इन्फर, तीसरा है एक्सपेरिमेंट और चौथा है एनालाइज। इसका मतलब हुआ कि बच्चों के अंदर ऑब्जर्व करने की स्किल होनी चाहिए, इन्फर यानी कि उनके सामने जो भी कुछ हो रहा है उससे कुछ कंक्लूज़न निकालने की क्षमता होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट मतलब कि बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकें, उन्हें कुछ टास्क दिया गया हो तो उसे साइंटिफिक तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करके एक कंक्लूज़न निकाल सकें। उसके बाद है एनालाइज, मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उन डेटा को वो एनालाइज कर सकें ताकि वो एक सही साइंटिफिक कंक्लूज़न तक पहुंच सकें। उसके बाद हमारा स्टेप होता है लर्निंग प्रोसेसेस। यहाँ पे बेसिकली कुछ स्ट्रेटजीज़ को मेंशन करते हैं जो कि हम क्लास में इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि बच्चों की लर्निंग परफेक्ट तरीके से हो सके। तो हमारा पहला स्ट्रेटजी होता है ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड, मतलब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और फिर जो भी चीज़ें सीखते हैं ऑब्जर्व करके या फिर जो भी चीज़ें वो समझते हैं उसके ऊपर वो आपस में डिस्कस करते हैं या फिर वो टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन के दौरान उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड एक परफेक्ट मेथड है जिसके ज़रिए बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से सीख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी कम डिस्कशन मेथड। यहाँ बच्चे कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी करने के दौरान जो भी उन्हें डेटा मिलता है उस डेटा को आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है वो है क्वेश्चन कम आंसरिंग मेथड। यहाँ पे एक टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक टीचर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे ये आंसर बता सकते हैं। अगर टीचर को ऐसा लग रहा है कि बच्चे क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर, हम कैसे अपना 5E लर्निंग मॉडल लिखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5E लर्निंग मॉडल में 4 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो फेजेस ऑफ लेशंस होता है। दूसरा जो कॉलम होता है वो टीचर इनिशिएटिव्स होता है। तीसरा कॉलम में हम स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस या एक्टिविटीज़ लिखते हैं और पांचवें कॉलम में हम कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं। तो फेजेस ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे उन सारे पांचों स्टेप्स को लिखना है जिसे हम 5E कहते हैं। तो पहला इंगेज होता है, उसके बाद फिर हम एक्सप्लोर करते हैं तो एक्सप्लोर लिखना होता है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को तो वो इस स्टेप में आता है, और इसके बाद हम फिर एप्लीकेशन के फेज़ में जाते हैं जो कि एलोबरेट होता है, मतलब जिसमें हमें कॉन्सेप्ट को एलोबरेट करना होता है। इसके बाद हम लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं। चलिए स्टार्टिंग से हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला फेज़ होता है इंगेज। इंगेज में क्या होता है कि टीचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। जब टीचर क्लास में पहुँचता है तो उसे बच्चों का जो अटेंशन है उसे अपनी तरफ खींचना होता है।
क्योंकि बच्चे अभी कहीं बाहर से आ रहे हैं या दूसरा क्लास ख़त्म करके आ रहे हैं, तो वो पढ़ाई के मूड में अभी नहीं होते हैं। तो यहाँ टीचर का रोल है कि वो कुछ ऐसा क्लास में एक्टिविटी दिखाए या फिर ऐसा एक्टिविटी बच्चों से कराए कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगें जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो इंगेज के फेज़ में बेसिकली टीचर्स को कुछ एक्टिविटीज़ कराने होते हैं जिससे बच्चों को कुछ आइडिया लग जाए कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ से बच्चों का इंटरेस्ट टॉपिक पे लगना चालू हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा क्लास में टीचर के एंट्री के बाद कि वो पूरे क्लास को कुछ ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जैसे कि वो एक ग्रुप में 5 बच्चे करके कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं और हर एक ग्रुप को कुछ वो टास्क दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो जब ग्रुप बना देते हैं तो उसके बाद वो हर एक ग्रुप को कुछ टास्क देते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहला टास्क ये होता है कि ग्रुप का कोई एक बच्चा जो है उसे गाना गाना होता है और गाना गाने के दौरान वो अपने गले को छू रहा होता है। तो उससे हम ये चाहते हैं कि वो जो बच्चा गाना गा रहा है वो अपने गले के वाइब्रेशन को फील कर सके, ताकि हम यहाँ से बच्चों को ये बता सकें कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ वाइब्रेशन एसोसिएटेड होता है। तो इस एक्टिविटी से बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि उन्हें कुछ कनेक्शन डेवलप होगा कि वाइब्रेशन और साउंड दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। दूसरी एक्टिविटी जो बच्चों से करा सकते हैं कि वो एक ग्रुप को एक घंटी दे देंगे और बोलेंगे इस घंटी को बजाने के लिए। जब बच्चे घंटी बजाएंगे तो फिर उन्हें घंटी के सरफेस को छूने के लिए कहा जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो बच्चे कहेंगे कि घंटी उन्हें वाइब्रेट करती हुई फील हो रही है। तो यहाँ से भी उन्हें ये दूसरा एक्टिविटी देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो इस चीज़ को गौर कर रहे हैं कि जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। और इसके साथ फिर टीचर आगे बढ़ता है क्लास में और वो एक वीडियो दिखाता है कि कुछ गिटारिस्ट होते हैं जो कि गिटार बजा रहे होते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का ये रोल है कि वो बच्चों को ये दिखा सकें कि जब एक गिटारिस्ट गिटार बजाता है तो वो किस तरीके से उसके स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाता है, और जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फिर से ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि जिससे बच्चे कोरिलेट कर पाएंगे कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी हमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद टीचर और एक एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों से, जैसे कि वो एक रबर बैंड ले लेंगे और रबर बैंड को कहेंगे बच्चों से खींचने के लिए, और किसी दूसरे बच्चे को कहेंगे कि वो रबर बैंड को वाइब्रेट कराए। जब वो रबर बैंड को वाइब्रेट करवाएंगे तो उसके वाइब्रेशन से कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों को वो साउंड को सुनने देना है और उसके साथ उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ देना है। तो बच्चे यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि वो जितना ज़ोर से रबड़ को हिलाते हैं उतना ज़्यादा साउंड आता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस एक्टिविटी से बच्चे ये कंक्लूज़न निकाल पाएंगे कि जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। और इसी के साथ साथ हम और एक एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं या फिर एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों से, जैसे कि एक मेटल का टीन ईयर ड्रम होता है। तो ये बच्चों के एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। तो इस मेटल के टीन में एक रबर बनाया जाता है, तो एक रबर लगाया जाता है ऊपर। जब बच्चे उसके एक साइड से वो कुछ बोलते हैं तो ईयर ड्रम उसका वाइब्रेट होता है। तो यहाँ से भी बच्चे ये कोरिलेट कर पाते हैं कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो एक वाइब्रेशन उसके साथ एसोसिएटेड रहता है।
तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ गौर कर चुके हैं कि वाइब्रेशन और साउंड दोनों को रिलेटेड है, और इसके साथ साथ हमें एक कंटिन्यूस असेसमेंट भी करना होता है। यहाँ पे टीचर का काम होता है कि वो हर एक ग्रुप के बच्चों को ऑब्ज़र्व करे और ये देखे कि कौन से बच्चे हैं जो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। अगर उन्हें कहीं कुछ परेशानी हो रही है, उन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे टीचर का रोल होता है कि वह उस बच्चे के समस्या को समझे और उससे डिस्कशन करे कि वो कहाँ पे लैक फील कर रहे हैं। तो ऐसा करके टीचर जो है वो बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं जहाँ उन्हें डाउट हो रहा है। इसके बाद जो है हम एक्सप्लोर के फेज़ में जाते हैं। तो एक्सप्लोर के फेज़ में हम जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं अपने अभी तक एक्टिविटी करके कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके होंगे। अब वो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब वो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं जहाँ से उनको कुछ क्वेश्चंस माइंड में डेवलप होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, पहले हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि बाय नाउ स्टूडेंट हैव कम्प्लीटली रियलाइज दैट वाइब्रेशन इज़ नेसेसरी फॉर साउंड प्रोडक्शन। मतलब अभी तक में बच्चों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि वाइब्रेशन ज़रूरी होता है साउंड प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद जो है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अब वो इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्हें कुछ डाउट आ रहा होगा, कुछ अलग दिख रहा होगा जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि एक बच्चा जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉसिबल है कि अगर एक 30-40 बच्चों का एक ग्रुप है तो एक बच्चा ये सवाल पूछ सकता है कि सर अगर साउंड के साथ वाइब्रेशन एसोसिएटेड है तो जब हम टेबल को ठोकते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील क्यों नहीं होता? हम वाइब्रेशन ना देख पाते हैं और ना फील कर पाते हैं, तो फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ये सवाल जाहिर है कि बच्चों के मन में आएगा। तो उसके बाद का हमारा स्टेप होता है अब एक्सप्लेन करना। तो हम एक्सप्लोर फेज़ को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक बच्चे हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर फेज़ में कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ों को समझ चुके हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों ने अभी जो भी एक्टिविटी करी है उसमें कॉमन क्या है? तो बच्चे ये कहेंगे कि सारे एक्टिविटीज़ में साउंड प्रोड्यूस हुआ है, इन सम वे किसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस हुआ है। और फिर हम पूछते हैं उनसे कि इन सब एक्टिविटीज़ में दूसरी कॉमन चीज़ क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो आप इन सारे चीज़ों में कॉमन देखते हैं अपार्ट फ्रॉम साउंड प्रोडक्शन। तब बच्चे कहते हैं कि सारे मटेरियल के साथ वाइब्रेशन भी एसोसिएटेड था। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम टेबल को ठोकते हैं तो हम वाइब्रेशन को क्यों नहीं फील कर पाते। उसके बाद का हमारा फेज़ होता है एक्सप्लेन। यहाँ पे हम बच्चों के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कुछ करना है
पहले हमें इस बात पे फोकस करना है कि बच्चे खुद ही इसका एक्सप्लेनेशन दे दें। लेकिन अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो हमें फिर से कुछ एक्टिविटीज़ करने होते हैं ताकि बच्चे खुद ही कंक्लूजन निकाल सकें कि टेबल का वाइब्रेशन वो क्यों नहीं फील कर पा रहे थे या फिर ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए टीचर जो है फिर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि वो एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है, आप सभी जानते होंगे, वो ट्यूनिंग फॉर्क को बच्चों के सामने लाते हैं और उसको एक रबर पैड से हिट करते हैं और हिट करने के बाद जो है बच्चों को वो ट्यूनिंग फॉर्क दिखाते हैं। फिर बच्चों को हम कहते हैं क्या वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो पहले क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क बहुत दूर होता है तो बच्चे आवाज़ नहीं सुन रहे होते हैं। फिर हम उस ट्यूनिंग फॉर्क को बच्चों के सामने लेके जाते हैं तो बच्चों को ट्यूनिंग फॉर्क का एक बहुत धीमा सा आवाज़ सुनाई देता है। लेकिन अभी भी बच्चे सरप्राइज्ड हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क में कोई वाइब्रेशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे बनाया जाता है कि हम उनके वाइब्रेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके बाद जो है अब टीचर का यहाँ पे ये काम है कि वो बच्चों को दिखाए कि ट्यूनिंग फॉर्क में भी वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि बगैर वाइब्रेशन के साउंड तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। तो अब क्या कर सकता है टीचर कि वो ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराने के मतलब ठोकने के बाद उसको एक ग्लास पानी में डाल देता है। मतलब एक ग्लास है जिसमें पानी डाला हुआ है। तो उसमें जब वो ट्यूनिंग फॉर्क को डालता है तो पानी में कुछ वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं, मतलब पानी में कुछ वेव्स बनते हैं। तो यहाँ से ये दिख जाता है कि पानी में तो वेव तभी बनेगा जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा होगा। तो अब हम ये ऑब्जर्वेशन बच्चों को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप कंक्लूड कीजिए कि इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चे बहुत सोचते हैं और वो एक ही निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर पानी में वेव बन रहा है, अगर पानी में वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट कर रहा होगा, जो कि वो पहले ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होता है, उससे हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। तो यहाँ से बच्चे खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन हो रहा था और यही कारण है कि ट्यूनिंग फॉर्क से एक बहुत धीमा सा आवाज़ भी आ रहा था। तो यहाँ से बच्चों का डाउट क्लियर हो जाता है। याद कीजिए बच्चों ने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि टेबल पे जब हम ठोकते हैं तो हमें साउंड सुनाई तो देता है लेकिन हम उसके वाइब्रेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो अब बच्चे जो हैं ये समझ जाएंगे कि टेबल के केस में भी वाइब्रेशन हो रहा था लेकिन हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। इसी तरीके से हम कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन के फेज़ में। ये एलेबरेट का फेज़ है। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो अभी तक में जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट को वो क्लासरूम के बाहर की चीज़ों से भी कनेक्ट कर सकें। एलोबरेट का यही मतलब होता है कि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को एलोबरेट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें वो अभी क्लासरूम में एक्सपीरियंस किए, अब उन कॉन्सेप्ट्स को वो बाहर के दुनिया के साथ या फिर अपने घर के साथ या कहीं पे भी जो क्लासरूम के बाहर का क्षेत्र है, उन सारे एक्टिविटीज़ को अब वो कोरिलेट कर सकें। तो यहाँ पे टीचर का रोल होता है कि वो बच्चों को इनकरेज करे कि वो कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऑब्जर्वेशन हमसे शेयर करे या फिर क्लासरूम के साथ शेयर करे जहाँ पे कि उन्होंने साउंड को ऑब्जर्व किया, मतलब साउंड को उन्होंने फील किया है। तो एक बच्चा कह सकता है कि जब भी कोई लाउड स्पीकर उनके घर से पास होता है, मतलब कोई ऐसा जैसे कोई शादी का फंक्शन हो रहा हो तो उसमें लाउड स्पीकर बज रहे होते हैं, जब वो उनके घर के सामने से जा रहा होता है तो लाउड स्पीकर का साउंड इतना ज़्यादा होता है कि उनका जो खिड़की है उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो वाइब्रेट कर रहा होता है।
तो पहले वो बच्चा उस ऑब्जर्वेशन को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी जो हमने क्लास में इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराए और कुछ बच्चों ने भी कुछ कंक्लूजन्स निकाले, तो उसके बेसिस पे अब उसको समझ में आ गया कि वो खिड़की जो वाइब्रेट कर रहा था वो साउंड के इम्पैक्ट से कर रहा था, क्योंकि साउंड जब भी ट्रैवल करता है तो वो एक वाइब्रेशन के साथ ट्रैवल करता है, वो अपने आसपास एक वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। तो उस वाइब्रेशन के कारण उसका खिड़की भी वाइब्रेट कर रहा था। तो इसी तरीके से कुछ बच्चे कहते हैं कि जब वो ट्रेन उनके सामने से गुजरता है तो वो ट्रेन के आवाज़ के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेन का इतना साउंड भी आता है। तो ऐसा करके वो साउंड और वाइब्रेशन को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे और भी एग्जांपल्स हमें बताएं जो कि क्लासरूम के बाहर का हो। और रही बात फोर्थ कॉलम की, जहाँ पे हमें असेसमेंट करना होता है, तो यहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये पता करने के लिए कि बच्चों ने इसको समझा या फिर नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस लिखे हैं। आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट फेज़ होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन फेज़ का मतलब है कि यहाँ पे हमें चीज़ों को समराइज़ करना होता है। चाहे आप क्वेश्चन पूछ के भी समराइज़ कर सकते हो, या फिर आप खुद ही जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, या फिर जो भी चीज़ें बच्चों ने सीखा है उसे हम फिर से एक बार पंक्तियों में यहाँ पे हम कह देते हैं। तो बेस्ट तरीका होता है कि हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं जो हमें पूछने चाहिए इस फेज़ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है असाइनमेंट और होमवर्क का, जिसमें हम बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो जो भी चीज़ें अभी तक बच्चों ने पढ़ाई किया है उन्हें हम असाइनमेंट के रूप में दे देते हैं, ताकि बच्चे घर में जा कर के इसे फिर से रिवाइज कर सकें और इसके बारे में फिर से सोच सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 5E लर्निंग मॉडल समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।